हमारे रियासती वज़ीर और नांदेड़ ज़िले के सरप्रस्त वज़ीर आली जनाब अशोक राव चौहान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। देगलूर नाका और इस इलाके में आज होने वाले इस प्रोग्राम में शरीक हुए नांदेड़ दक्षिण के विधायक जिनको आपने चुन के दिया, मोहन राव जी हंबर्डे अन्ना, एमएलसी अमर राजूरकर जी, हमारी मेयर साहिबा मोहिनीताई यवनकर, डेप्यूटी मेयर मसूद भाई, वीरेंद्र सिंह गाड़ी वाले, सत्तार भाई, शमीम अब्दुल्ला जी, एडवोकेट रहमान सिद्दीकी, श्री निज़ार लालानी, अब्दुल रशीद भाई, चांद पाशा जी, गफ्फार भाई, शेर अली जी, अब्दुल शकील जी, आनंद चौहान, किशोर भौरे, उमेश पौड़े, सुरेंद्र घोड़चकर, बाबू भाई खोकेवाले, जिन्होंने आज एमआईएम छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आज दाखिल हुए, एडवोकेट वाजिद भाई, लतीफ़ भाई, हबीब मौलाना जी, राजू यन्नम, दुष्यंत सोनाड़े, मुंतजिद भाई, पाम्पटवार जी, हबीब बागवान, वाजिद जागीरदार, फारूक बदवेल, अजीज़ कुरैशी, संदीप सोनकामले, मंच पे बैठे हुए तमाम हमारे साथियों, इस प्रोग्राम में शरीक हुए इस एरिया में रहने वाले सभी हमारे नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस वार्ड के सभी तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर याद किया। यहाँ के कॉरपोरेटर्स, शमीम भाई और तमाम उनके साथ में चुनकर आए हुए सभी हमारे साथी, गफ्फार भाई और सभी लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर मेरी गुलपुशी की, सभी संगठनों के यहाँ पर नुमाइंदे, दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमेशा मुझे बेहद प्यार दिया, विश्वास रखा, भरोसा किया और मुझे आज मैं जो भी हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप सबके बदौलत हूँ दोस्तों, कि जिसके वजह से आज महाराष्ट्र में फिर एक बार अपनी हुकूमत बड़े मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पर पाई और एक सरकार के नुमाइंदे होने के नाते आज नांदेड़ की मान शान को बरकरार रखने के लिए पहले भी करता आया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं करता रहूँगा, ये कहने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। हमारा आपका रिश्ता कोई चुनावी रिश्ता नहीं है। नांदेड़ के मेरे तमाम भाई जानते हैं कि मैं नांदेड़ के हर शहर के हर गली कूचे में गया हूँ, हर वो वार्डों में गया हूँ। आज की बात नहीं, पिछले 40 से 45 साल से भी ज़्यादा वक्त हुआ है कि मैं नांदेड़ शहर से, हालांकि मैं चुनकर अभी भोकर से आया हूँ, पर तब भी नांदेड़ शहर से मेरा रिश्ता हमेशा बरकरार रहा और हमेशा रहेगा, ये मैं कहता हूँ। और ये रिश्ता जो है, जैसे मैंने कहा, ये रिश्ता आज का नहीं है, पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा मेरे वालिद शंकरराव चौहान साहब को जो इज़्ज़त आपने बख्शी है, वही इज़्ज़त आप मुझे दे रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा। तो ये रिश्ता ये बहुत पुराना है। जितने पुराने लोग यहाँ पर शायद मौजूद हैं वो सब जानते हैं। आज नए बच्चे सामने हैं, नौजवान तबका यहाँ पर आपके सामने आज हमारे सामने मिलता है, बातचीत करता है, नौजवान बच्चे हमारे साथ में काम करते हैं। पर वो भी बुजुर्ग हमारे सामने हैं कि
कि जिन्होंने मेरे वालिद के साथ में साथ दिया, मुश्किल ज़माने में उन्होंने बहुत ताकत दी। और शंकरराव चौहान इस राज्य के एक बार नहीं 2 बार वजीर आला हुए और देश की हुकूमत बना के होम मिनिस्टर इस देश के रहे, ये आप लोगों की वजह से रहा। तो ये जो सिलसिला है ये 50 सालों से भी ज़्यादा ये पुराना हमारा आपका रिश्ता है। इसको अगर कोई हिसाब चुनाव से लगाएगा तो ये गलत होगा। मैंने हमेशा जो भी किया है ये कोई चुनाव को सामने रखते हुए काम नहीं किया है। मैंने हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को जो मैं मेरे तरफ से ताकत से कर सकता हूं, बिना किसी अपेक्षा से हमेशा तरक्की के लिए आपके साथ में रहा हूं दोस्तों, ये मैं कहना चाहूँगा। और इसीलिए हमारे रहमान सिद्दीकी साहब ने जिक्र किया, बात सच है। परसों जो चुनाव हुआ लोकसभा, इससे पहले 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में हम कामयाब नहीं हुए, पर इन्होंने कहा बात सच है। जो मुझे लोग मिलने आए, मैंने उनसे कहा इसमें से शायद आपने साथ नहीं दिया होगा, पर मेरे इन मुस्लिम भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया है लोकसभा के चुनाव में। खुलेआम मैंने कह दिया जो सच है, जो सच है वो सच है। और इसीलिए मैंने कहा जो काम करता है, जो साथ देता है, जो बिल्कुल ताकत के साथ खड़ा रहता है। पूरे देश में आग लगी थी, पूरे देश में आग लगी थी, पर आपने अपना ईमान बेचा नहीं और आप हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े हुए दोस्तों। ये मैं कभी भूल नहीं सकता, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और इसीलिए मेरे ईमानदारी से, मेरे काम से आपको कोई शक शुबा रखने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ में जब तक जिंदा हूं, नांदेड़ के लोगों के लिए हमेशा मैं काम में रहूंगा दोस्तों। इसके लिए कोई अलग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई अलग न्योते की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई अलग आकर मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चुनाव में आके कोई अलग बोलने की ज़रूरत नहीं मेरे को। या आप पकड़ के चलिए, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। आप मेरा तो साथ देते हैं, पर वकील साहब ने कहा तो चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ बाद में हो जाती है। वो क्यों होती है, क्या होती है, मैं जानता नहीं। इसको भी थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो आपका हक है, मैं आपके हक के बारे में कभी मैंने आपसे सवाल नहीं किया है। पर अगर आप मुझसे कुछ उम्मीद करते, ताकत देना चाहते हैं, पॉलिटिकल सियासत में पॉलिटिकल ताकत की आवश्यकता है, जज्बात में आके काम नहीं होता है। मैं समझ सकता हूं, लोग आके बयान करते हैं, जज्बात को भड़काने की कोशिश करते हैं, अपने वोटों को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। ये आज से नहीं है, पिछले 40 साल से यही चलता आ रहा है। नई बात क्या है? नांदेड़ को बहुत करीब से, मैंने बहुत नज़दीक से, हर आदमी को, शख्स को नज़दीक से देखा है कि कभी कभी क्या हुआ है, कब कैसा हुआ है, कब कैसा हुआ है। हम चौहान परिवार के साथ कोई शक नहीं है, बाद में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ को भी सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। आप मेरे साथ 4 आमदार हैं, कांग्रेस पार्टी के 4 एमएलए चुनकर आया, अमर आजूरकर एमएलसी हो गए। तो 4 आमदार और एमएलसी होने के कारण आज नांदेड़ का मैं पालक मंत्री हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आमदार कांग्रेस पार्टी के हैं नांदेड़ जिले में। एक ताकत है कांग्रेस पार्टी की, महानगर पालिका में है, जिला परिषद में है। ये ताकत कहां से आई है? तो आप लोगों ने जो भरोसा किया, उस भरोसे के आधार पर ये ताकत बनी हुई है। और दोस्तों, ये सिर्फ भरोसा एक दिन से नहीं होता है, भरोसा एक साल भर में पैदा नहीं होता है। ये 40 साल का भरोसा है दोस्तों, 40 साल का, जिसके वजह से ये ताकत हमेशा आप लोगों ने बरकरार रखी है। जो आपके हर वक्त में आपके साथ रहने का आपने साथ दी, हमने आपके साथ दी। इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं हमेशा हम्बरडी जी को कहते हो कि आप एक लकी आदमी हो। कैसे पूछिए? तो मैं बोले आप 14 दिन में आमदार हो गए। बोले 14 दिन में।
हम सोच रहे थे भाई किसको टिकट देना, सोच रहे थे कोई एक तरफ एमआईएम की तकलीफ, एक तरफ तुम्हारे वंचित की तकलीफ, और दो वोट काटने के लिए लोग बैठे हुए तैयारी थे। ये सब ये देखो ऐसा है कि मैं समझता हूँ अभी तक तो आप पूरा समझ गए होंगे। नौजवान बच्चों को समझने की जरूरत है कि हमारे वोट खराब करने का साजिश किसकी है, बीजेपी की है। पूरे देश में अंगार लगा, आज भी वही चल रहा है। आप देखिए आज पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले तकरीबन 3 महीनों से। देश के किसान क्या मांग रहे हैं? हमें हमारा किसानों की जो माल बिकता है सही दाम मिलना चाहिए, सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, मार्केट कमेटी को मजबूत करना चाहिए, हमारे माल को गारंटी मिलनी चाहिए। और क्या मांग है? इन्होंने देश के कानून को बदल दिया। और क्या कानून लाए हैं? कानून ऐसा लाए हैं कि देश के किसान और कहीं नहीं जा सकते। अंबानी अदानी को पूरा माल लेने की पूरी सहूलत है और वो माल को कोई कीमत की गारंटी नहीं है। वो सामने वाला आदमी किसान बेचारा माल जब तकलीफ में होता है तो बेच देता है, जो दाम मिलता है ले लेता है। और ये बड़े लोग जो है उद्योगपति, ये माल खरीद लेंगे जब कीमत कम रहती है, और वही माल जब मार्केट में कीमत बढ़ जाती है ज़्यादा पैसे लेकर मार्केट में माल कहीं देश में बेचेंगे, कहीं विदेश में बेचेंगे। और किसान के हाथ में क्या है? किसान के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये ऐसा कानून कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। अब ये कानून देश के किसानों के लिए ठीक नहीं है। ये कानून को बदलाव, आपने कानून को रोक दो, ये हमारी मांग थी। और आपने देखा पूरे पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूरा नॉर्थ इंडिया में अंगार लगी। किसान ट्रैक्टर में लेके, आप तो रोज टीवी पे देख रहे होंगे कि लोग ट्रैक्टरों से भर भर के लोग वहां पर उतर रहे हैं रास्ते पे, ये सरकार को, केंद्र के सरकार को बताने के लिए कि भाई ये कानून आपको रोकना होगा, इस कानून को बदलाव करना होगा। और इस कानून के वजह से अगर किसानों का नुकसान होता है तो किसके काम का ये कानून है? पर सरकार ने 2 महीने से कानून के बारे में, हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके हल नहीं निकल रहा है। 2-2.5 महीने से किसान बार बार परेशान हो रहा है। ट्रैक्टर से घर से निकले, ट्रैक्टरों के ट्रॉली में अनाज घर के लोग लेके निकले हुए हैं बाहर ठंडी में। आप देख रहे हैं कि यहाँ ठंडी कुछ नहीं है। नॉर्थ इंडिया में 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर ठंड इतनी है। वो ठंड में पूरे नॉर्थ इंडिया का किसान निकला हुआ है ट्रैक्टर में भर के, और वहाँ पर नारे लगा रहा है। बॉर्डर पे जाके पुलिस ने रोक दिया है। अब 2-2.5 महीने जब आंदोलन चलता है और 2-2.5 महीने सरकार बात ही नहीं करती, और बात करके मतलब कुछ नहीं, कोई फायदा कुछ नहीं बात करके इनसे, तो लोग तंग आ गए। और लोग तंग आकर पत्थरबाजी पे उतर आए और तंग आकर रास्ते में दौड़ के दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए। आप समझ सकते हैं, जो आदमी 2-2.5 महीने से भूखे पेट रास्ते पे ठंड में बैठे हुए कानून बद रोकना चाहता है, वो नहीं होता है तो आदमी कब तक सहन करेगा? और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रुकवा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि सरकार इस कानून को रोके, किसानों से बात करे और फिर हमारे पास में लेके बताए कि क्या करने वाले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लोगों पे हमदर्दी आ गई, सुप्रीम कोर्ट को लोगों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, भाई क्या चल रहा है। और ये सरकार सोई रही है, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। और दोस्तों आप समझ सकते हैं ये क्यों हुआ है? जिसके पास ज़्यादा लोग चुन के आने के बाद में हम करे सो कायदा, जो वो करेंगे वही कायदा देश का है, ये हो रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बात को गौर करना है कि हम जब बंटते हैं, हमारा बंटवारा होता है, हमारे जो वोट तकसीम हो जाते हैं, तो सरकार उनकी बनती है। और जब सरकार उनकी बनती है तो पूरे देश की हुकूमत का मामला आप देख रहा है, किसी पे इंक्वायरी चल रही, किसी पे इनकम टैक्स लगा दिया, किसी पे पुलिस लगा दी, किसी पे ईडी लगा दी, किसी पे सीबीआई लगा दी। व्यापारी तंग हो गए, किसान तंग हो गए, देश का आम आदमी तंग हो गया। टीवी को पकड़ लिया हाथ में
और कुछ चैनल को खरीद करके टीआरपी बोगस शुरू कर दी, तो लोगों को लग रहा है टीवी पे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक देश की राजनीति कैसे मोड़ ले रही है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो फिरकाप्रस्त ताकतें हमारे को बंटवारा करके नुकसान करने जा रही है, उन ताकतों को किसी भी सूरत में हमारे जज्बात जो भी है, अगर जज्बात के बारे में कुछ सच्चाई भी होना तो अशोक चव्हाण से बोलो, अशोक चव्हाण तुम्हारी नुमाइंदगी करने के लिए आगे आएगा, आगे रहा है, आगे भी आएगा। पर हमारा नुकसान हम कर देंगे, हमारे घर को हम अंगार लगा देंगे और फिर बोलेंगे साहब ये तो गलती हो गई, ये क्या हो गया। उसको सुधारने के लिए 5 साल निकल जाते हैं। एक बार गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए 5 साल निकल जाते, और 5 साल में जो नुकसान होता है उस नुकसान की मरम्मत करने के लिए और 10 साल निकल जाते हैं। ये आप थोड़ा सा संजीदगी से सोचिए। काम है, कुछ हुए हैं, कुछ बाकी होंगे। काम कभी रुकने वाले काम तो चलते रहेंगे। आज का काम कल होगा, कल का काम 2 साल में हो सकता है। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हम किस काम की हमारी इस लोकशाही, किस काम की हमारी जमहूरियत, किस काम की हमारा ये सब माहौल और जलसा और ये हमारा सत्कार हार किस काम का है। जब वक्त पे हम अगर समझ नहीं पाएंगे तो इसका फ़ायदा किसका है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये हम इन चीज़ों को थोड़ा गौर से सोचने की आवश्यकता है कि हम किस रास्ते पे अगला कदम उठाना चाहते हैं। कहना हमारा काम है, फैसला आपको करना है। कहना हमारा काम है, फैसला आपको करना है। पर देश के एक बहादुर लोग जो लड़ रहे हैं देश के लिए, मैं सलाम करता हूं किसानों को, सलाम करता हूं उन जवानों को, सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने हिम्मत से आगे होकर डट के मुकाबला उस सरकार का किया है, जिन्होंने देश को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से ऐसे कुछ चीज़ें की है जिससे वजह से बहुत बड़ा नुकसान इस देश का हुआ है। और अभी लोगों के समझ की बाहर बातें गई है और लोग आज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये आज माहौल इस देश का हो गया। दोस्तों, आज विकास के कामों की शुरुआत हुई। देगलूर नाकी का अस्पताल, जिसके बारे में कहा कि आज इस पूरे एरिया के लिए, खास करके हमारे बहनों के लिए, हमारे माताओं के लिए ये जो अस्पताल है बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के इलाज के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ये हॉस्पिटल। एक ज़माने में छोटा सा अस्पताल था, आज एक बेहतरीन हॉस्पिटल है। आज हमने वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन लगाई। सोनोग्राफी मशीन जो लेडीज़ को देखने के लिए वगैरह तपास करने के लिए वो सोनोग्राफी मशीन लगाई है। एक्सरे मशीन लग गई, उसके साथ में एक्सरे मशीन के साथ में एम्बुलेंस हमने यहाँ पर दे दी है। तो मैंने उस वहाँ पर जिक्र किया कि इस हॉस्पिटल को हम नांदेड़ के सिविल हॉस्पिटल के जैसे बड़ा बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में इस हॉस्पिटल का पूरा फायदा इस एरिया के लिए खास करके हमेशा के लिए होता रहेगा। और जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां इसमें हैं, उसको पूरा करने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता है वो पूरी करेंगे, मदद करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है। साल भर में आपने देखा कोई कोविड के कारण, कोरोना के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे, मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं। साल भर से किसी को मिलना ही मुश्किल हो गया। आज थोड़ा मामला थोड़ा ठीक हुआ है, पर थोड़ा ठीक हुआ इसका मतलब निकलो आप कहीं भी घूमो ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोग मास्क नहीं पहन रहे, ऐसे ही घूम रहे। अरे भैया, अभी तो थोड़ा ठीक हो रहा है, बाद में और भी तकलीफ नहीं बढ़े। हमारे यहाँ वैक्सीन तो आ गया, इंजेक्शन ले रहे, सब चल रहा है धीरे धीरे। तो जब तक ये मामला पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हमको बहुत सावधानी बरतनी होगी, सब सावधानी के साथ ध्यान देना होगा, वरना जान लेने वाली ये बीमारी है। ये सिर्फ देश तक नहीं सीमित है, पूरे दुनिया में इस बीमारी का फैलाव हुआ और सब आप देख रहे हैं किस मुश्किल हालात से हम लोग अभी भी गुजर रहे हैं। हालांकि अपना नांदेड़ अभी कंट्रोल में आ गया है, पर अभी टेस्टिंग बाकी है। टेस्टिंग अभी होने की ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके वजह से ये सब काम करना ज़रूरी है। हमारे रहमान सिद्दीकी साहब ने उर्दू घर का जिक्र किया। उर्दू घर बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा मैं कल जाके रिबन काट के कह सकता हूँ कि उर्दू घर शुरू हो गया, पर शुरू होना चाहिए ना। उर्दू घर काय के लिए बनाया गया है?
सबसे पहली बात है कि उर्दू घर का मतलब ये है कि उर्दू में दिलचस्पी रखने वाले हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी उर्दू पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उर्दू सिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये उर्दू घर है। ये कोई शादी खाना नहीं है। शादी खाने अपने 2-4 हो गए वो तो ठीक है, चलते रहेंगे। उर्दू घर कोई शादी खाना नहीं है कि जिस हॉल में बैठ के लोग शादियां करें, ये उसके लिए नहीं है। उर्दू घर का मतलब है उर्दू पढ़ने के लिए। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरे वालिद शंकरराव चौहान साहब बेहतरीन उर्दू बोलते थे, लिखते थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से हुई थी उनके ज़माने में। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ वो, और उनसे थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। आपसे ज़्यादा सीखा हूँ मैं। उर्दू बोलना, सीखना, पढ़ना तो जानता नहीं हूँ और पढ़ना तो जानता ही नहीं हूँ क्या है उसमें, पर कम से कम जो भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत हिंदी और हिंदी से थोड़ा बहुत उर्दू जो भी आता है वो देगलूर नाके की देन है मुझको। मैं समझता हूँ कि आप में रह के, आपके साथ रह के, आपसे मिलजुल कर जो भी थोड़ा बहुत आता है उसी की बदौलत आता है मेरे को, कि जो आप लोग बोलते सुन लेता हूँ। जलसे से सदर, मेहमान खुसूसी आप बोलते हैं ना, कभी कभी मेहमान खुदकुशी बोल देता हूँ मैं, गलती हो जाती है कभी कभी। मराठी आता है, हिंदी का आता है, अभी थोड़ा बहुत भी बोल देता हूँ मैं। तो ये सब जो मैं सीखा हूँ ये आप लोगों से सीखा हूँ मैं, और इसीलिए उर्दू एक बेहतरीन मिठास की ज़बान है। उर्दू पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं हमारे पास, मैं जानता हूँ। उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू बोलते हैं, और उसीलिए उर्दू घर उनके लिए बनाया गया है ताकि उर्दू ज़बान कोई भूल न जाए। 10 साल के बाद लोग बोले सब उर्दू, अब मुंबई में तो हिंदी तो फिल्मी हिंदी बोलते हैं, आयरा रे, कभी आयला रे, कभी वो हिंदी आता है फिल्मों में बोलते हैं वो सब। वो भाषा हिंदी थोड़ी है, वो फिल्मों की हिंदी है। असली हिंदी, असली उर्दू आप देखोगे तो अलग है, बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमारी जो भी शुद्ध भाषा है उर्दू है, वो सीखने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बोला है कि आपके तरफ से यूनिवर्सिटी कुछ वहाँ पर कोर्सेज चलाए। महानगर पालिका को बोला है कि आपके लोग वहाँ पर कोई मुद्दे दे दो ताकि वो उसको मेंटेन करे। किताबें लाकर वहाँ पर रखो ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़े, उर्दू पढ़े, और स्कूल टीचर वहाँ पर बैठे जो उर्दू सिखाए। इस तरीके से कुछ करेंगे तो वो उर्दू घर का फ़ायदा होगा, वरना उर्दू घर शादी खाना हो जाएगा। और इसीलिए मैं थोड़ा रुका हूँ। उसको मेरे भाई नवाब मलिक साहब से मेरी बात की, हमारे एनसीपी के मंत्री है, इस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आजकल वो मंत्री है। तो मैंने उनसे कहा कि आप आइए उनके हाथ से। मैंने कहा आपके हाथ से हम ये खुलवाना चाहते, इनॉग्रेशन करना चाहते, पर इनॉग्रेशन होने के बाद में ये जो पढ़ाई लिखाई है उर्दू की वो वहाँ पर होनी चाहिए। ये इसका सही मकसद है। देखिए पिछले 5 साल में जब सरकार हमारी नहीं थी, किसी ने कुछ नहीं किया। 5 साल में, पिछले 5 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। बीजेपी तो उर्दू के लिए कुछ न करे, मुसलमानों के लिए कुछ न करे, कुछ नहीं किया उन्होंने 5 साल। अब मैंने वो बात ली है, मेरे सभी साथी मुझे कहा साहब जल्दी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ जब उर्दू का शुरू हो जाए उसके ज़रिए लोगों की वहाँ पर तामील अच्छी, वहाँ बच्चे बच्चियाँ वहाँ ठीक से पढ़े, और उर्दू पढ़ने के बाद में उसका फ़ायदा उनको। और नांदेड़ में ज़िला परिषद स्कूल में उर्दू टीचर हैं हमारे पास में, म्यूनसिपाल्टी में कुछ हद तक भी उर्दू टीचर्स हैं हमारे पास में, उनको थोड़ा बहुत काम लगाएंगे। और यूनिवर्सिटी को बोलेंगे आप भी होगा उर्दू के लिए कुछ मदद करो, ताकि यूनिवर्सिटी, महानगर पालिका, जिला परिषद सब मिलके हमारे उर्दू घर को शानदार उर्दू घर यहाँ पर कामयाब हम करें। ये हमारी कोशिश है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। तो ये हमारी ज़रूरत है। दूसरी बात जो यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों, एक तो ईदगाह के बारे में, ईदगाह को और भी शानदार करना है। मैंने सत्तार भाई को कहा कि और भी 3-4 एकड़ ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध हो, मुझे बताइए, वो भी ज़मीन मैं एक्वायर कर लूँगा। ईदगाह थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश वो करता हूँ। पैसे मैं देने को तैयार हूँ। ईदगाह की ज़मीन और थोड़ी सी बढ़ा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं आता हूँ ना उर्दू, तुम्हारे जब ये ईद होती है या जो भी त्यौहार होता है, तब नमाज के वक्त मैं कभी कभी, जितना मुंबई में, जब नांदेड़ में रहता तो आ जाता हूँ मैं वहाँ पर ज़मीन अभी मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन लोगों की आबादी बढ़ते जा रही है, जगह ही नहीं वहाँ पर पूरी हो रही है नमाज पढ़ने के लिए। तो मैंने अभी सत्तार भाई से कहा, सत्तार भाई ज़रा ध्यान दो, वहाँ पर 2-4 एकड़ ज़मीन और मिलती है तो और बढ़ा देंगे।
पैसा जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, और ईदगाह के लिए थोड़ी बड़ी जगह करेंगे ताकि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए ठीक ठाक वहाँ पर सुविधा करने की मेरी इच्छा है, ताकि जो बातें मैंने की पहले, तो मैंने जितना भी ईदगाह का ओटा बढ़ा दिया, जितना भी काम किया, तो पिछली बार मैं नहीं करवाया था, जो आपसे यहाँ बोला था मैंने करना चाहिए, तो वो ईदगाह का डेवलपमेंट ये मेरे दिमाग में है, ताकि वो डेवलपमेंट के लिए पूरी हमारी तरफ से मदद दोस्तों निश्चित तौर पर होगी, और ये काम हम करना चाहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात का जिक्र जहाँ सभी ने किया है यहाँ पर, ये तकलीफ़ वाला हो गया है रास्ता। ट्रैफिक इतना है दिन में कि 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाती है। मुझे मालूम है कि पूरा रास्ता ये भरा हुआ रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, हमारे बिजनेस वाले भी रास्ते पे ही है। अब मैं क्या शिकायत करूँ किसकी? हमारे बिजनेस रास्ते पे है, हमारे रोड पे गाड़ियाँ रोड पे लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो रही है, और हैदराबाद जाने के लिए यही रास्ता है अभी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक तो समृद्धि महामार्ग हमारा बन गया है, वो समृद्धि महामार्ग हमने कोशिश करके तकरीबन 7,500-8 हज़ार करोड़ रुपए उसमें लगने वाले हैं, और नांदेड़ से औरंगाबाद की दूरी तकरीबन 3 घंटे में पूरी करने का मेरा कोशिश है। ये पूरी नई रास्ता बनेगा, ये पुराने रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं, पूरा रास्ता नया बनेगा, नया ज़मीन एक्वायर करके सीधा जालना को जोड़ेंगे, और जालना जाने के बाद औरंगाबाद तो रास्ता बन ही गया, बुल्ढाने से लेके नागपुर से लेके औरंगाबाद तक रास्ता हो ही गया, आगे वो मुंबई जाएगा, उसी को जालना में जाके रास्ता ये जुड़ जाएगा। तो तकरीबन 7,500 करोड़ 8 हज़ार करोड़ का ये रास्ता है, और उसी रास्ते को जोड़कर हमारा ये पुल हमने मंजूर किया है, जिसकी तकरीबन 800 से 900 करोड़ रुपए इसमें खर्चे होने वाले हैं। बाफना से लेके सीधा वाजेगांव तक ये पुल जाएगा, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रहेगी, ऊपर के लोग ऊपर से चले जाएंगे, और ईदगाह जाना है, शमीम भाई को मिलना है, सत्तर भाई को मिलना है, तो वो भी रास्ता हम छोड़ देंगे। लोगों में क्या परेशानी होगी, साला ऊपर से जाना पड़े, नीचे कैसे आएंगे? चिंता मत करो, लीडर आएंगे ना, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, लीडर आएंगे। चौहान साहब ने क्या कर दिया, ये पुल बना दिया, देखो आपको कहाँ रास्ता जाने को मिलने वाला है। आपके रास्ते बंद हो गए, ईदगाह बंद हो गया, तुम्हारा खोजा कॉलोनी बंद हो गई, तुम्हारा बेगलूर नाका बंद हो गया। कुछ बंद नहीं होने वाला है, कुछ बंद नहीं होने वाला है, और किसी का कुछ भी टूटने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा, ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। चौहान साहब ने शुरू कर दिया, देखो फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पुल बिल्कुल बाफना से निकलेगा और सीधा वाजेगांव तक जाएगा, तो पूरी ट्रैफिक बाहर चले जाएगी, और जहाँ भी ईदगाह का रास्ता है, तुम्हारे ये 2-3 जहाँ गलियाँ हैं हमारी, उसको जोड़ने के लिए भी एग्जिट दे देंगे अलग अलग से, ताकि वो परेशानी ना हो। और नीचे से भी रास्ता रहेगा, ताकि जो नीचे से जाना चाहते इधर एरिया उधर एरिया में वो भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, और इसके पीछे पड़ के मैंने उसका भी मंजूरी ली है, और उसके बारे में निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा काम है। और जैसे मैं नांदेड़ शहर के बारे में आज मैंने 50 करोड़ रुपए पहले नांदेड़ शहर के लिए पहले दे भी दिए, वो भी काम हर वार्ड में 2-2 करोड़। पर मैं सत्तार भाई से ये कहना चाहूँगा, सिर्फ 2 ही करोड़ नहीं, नांदेड़ शहर के लिए तकरीबन और 100 करोड़ ज़्यादा देने की मेरी इच्छा है, ताकि हर वार्ड में जितना ज़रूरत है, जहाँ करने की ज़रूरत है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में क्योंकि महानगर पालिका कांग्रेस की थी, कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर कुछ होने नहीं दिया, कुछ नहीं होने दिया। जैसे मैं आया हूँ साल भर में दोस्तों, नांदेड़ शहर के आप तो देखोगे, मेरी डिपार्टमेंट से तकरीबन 300 करोड़ के रास्तों का, मेन रोड का काम शुरू कर, मेन रोड का, जो मेन रोड गली किच्चू में नहीं गया, मेन रोड जितने पीडब्ल्यूडी के पास है, उसके 300 करोड़ रुपए मैंने मंजूर किए हैं, और वो काम शहर में सीमेंट रोड मंजूर हो जाएंगे उससे। और ये रास्ता औरंगाबाद का, ये बहुत बड़ा उसमें होने वाला है। तो ये नांदेड़ शहर के बारे में दोस्तों, ये कोई आपको शिकायत नहीं रहेंगी। बेहतरीन शहर बनाने की भूमिका है, अच्छा शहर होने चाहिए। और एक जिक्र अच्छा किया हमारे रहमान सिद्दीकी साहब ने, कि बच्चों के लिए हॉस्टल की ज़रूरत है, मैंने वो भी मैं ध्यान में रखूँगा, और इसके लिए भी बच्चों के हॉस्टल के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे उसको किया जाए। मेरे सामने आज कोई प्लान नहीं है, पर आपने कोई जिक्र किया तो ध्यान दूंगा कि ये हॉस्टल कहाँ बनाया जाए, क्योंकि माइनॉरिटी के हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे ध्यान है। तो इनके लिए बेहतरीन पढ़ने के लिए हॉस्टल
हमको बनाना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ और करने की मेरी इच्छा है। हमारे बागवान बिरादरी सामने बैठी है, वो देख रहे मैं क्या बोलता हूँ। इनका शिकायत लाजमी है, कई सालों का मसला है, मार्केट का प्रॉब्लम है। और मार्केट केली मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, इनके लिए कोई ठीक से जगह की ज़रूरत है। जगह नहीं है आज, ये मुझे मालूम है। वो जगह देने के लिए मैं 100% काम में लगा हूँ। आपको शक करने की, लेट तो हो रहा है, मान लो पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से मामला, आप 2-3 बार मैंने आपको जगह 2-3 बताई, आपको पसंद नहीं आई। अब ठीक है, जो भी है, तो इनको भी मदद करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ दोस्तों। और इसीलिए ये सब काम नांदेड़ में जो मैंने जिक्र किए, वो काम पूरा करने की हमारी ख्वाहिश है, दिली इच्छा है। और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 9 बज चुके हैं और मुझे जाना भी है और कहीं पर आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ पर मिलकर। कई दिनों के बाद, तकरीबन साल भर के बाद ही ये प्रोग्राम हो रहा है कि कोरोना की वजह से कहीं पर भी प्रोग्राम नहीं लिया, कहीं पर भी ऐसा प्रोग्राम, ईद के वक्त में भी हम लोगों ने कहीं पर लोग गए नहीं, नमाज के लिए भी लोगों ने घर से नमाज पिया। मैं समझ रहा हूँ हालात ही ऐसे थे, क्या करेंगे क्या। तो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब मामला ठीक हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए, जिसके वजह से बस ये रोज़ी रोटी रोगी बंद हो। साल भर में क्या क्या हुआ, लोगों की नौकरियां गई, रोज़ी रोटी बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, घूमना फिरना बंद हो गया, व्यापार कम हो गया, बहुत परेशानी से लोग गुजरे हैं। धंधा 50% से भी ज़्यादा कम हो गया। इन परेशानियों से सिर्फ हम नहीं, पूरा देश, इसमें पूरे देश ही नहीं दुनिया में ये सब मामले हुए हैं। और इसीलिए ये बहुत परेशानी का दौर से हम लोग सब गुजरे हुए दोस्तों। इससे आप सब वाकिफ़ है, मैं भी वाकिफ़ हूँ। मैं खुद बीमार था, 15 दिन हॉस्पिटल से मैं ऊपर वाले की दुआ से बाहर निकला, पता नहीं था क्या होने वाला है। तो ये ऐसा मामला है कि बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। लोग अभी भी आ रहे हैं, सब सेल्फी निकालना है, भाई मैं सेल्फी तेरी हो जाएगी यार, मैं तो अभी निकला हूँ हॉस्पिटल से, सुनते ही नहीं है। अभी भी सेल्फी पड़ी हुई है, अभी भी फ़ोटो निकालना। मैंने बोला रुक जा, अभी 6 महीने रुक जा, बाद में निकाल के सेल्फी। तो ऐसा है, नौजवान बच्चे हैं, अभी भी समझते नहीं हैं, अभी सेल्फी निकालना चाहते हैं। उनको मैं गुजारिश करूंगा 6-8 महीने रुक जाइए, अभी भी मामला अभी भी कंट्रोल में आना है, पूरा नहीं आया, 100% नहीं आया। जितना आया सब, अल्लाह सबको अच्छी तबीयत बख्शे, सबके परिवार अच्छे चले और हमारा आम आदमी महफूज रहे, ठीक रहे, उसके घरदार ठीक चले, रोज़ी रोटी उसको ठीक से मिले, ऐसे ऊपर वाले से हम दुआ मांगते हैं। भाई दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।